একটা ভাইরাসের কারণে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ জম্বি হয়ে যায়, আর যারা বেঁচে থাকে তারা প্রতিদিন নিজেদের জীবন বাঁচাতে লড়াই করে। আমরা দেখব তারা কিভাবে লড়াই করছে, তাদের জীবনযাপন কিভাবে কাটাচ্ছে, তারা কি আজও বেঁচে থাকতে পারবে কিনা, নাকি তারাও জম্বি হয়ে যাবে। আজকে আমরা যেই মুভির এক্সপ্লেশন দেখব ওই মুভির নাম হলো 28 ইয়ার্স লেটার। তাহলে আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। सिनेमा की शुरुआत में एक घर में कुछ बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी एक संक्रमित व्यक्ति, इन्फेक्टेड मैन, आता है और उनके माता पिता पर हमला करता है। उन बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम जिमी था। जिमी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है और देखता है कि उसकी माँ को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। उसकी माँ उससे कहती, तुम यहाँ से भाग जाओ, और जिमी तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक चर्च की तरफ जाता है जहाँ उसके पिता रहते हैं, जो चर्च के एक पादरी हैं। उसके पिता उससे कहते हैं, टेंशन मत लो बेटा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस छिप जाओ। वो जिमी को एक क्रॉस भी देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। ठीक तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। जिमी के पिता उसे वहां से जल्दी से भाग जाने को कहते हैं और जिमी भाग जाता है। ज़ॉम्बी उसके पिता को काट लेते हैं। जिमी कहाँ गया ये हमें कहानी के अंत में पता चलेगा। इसके बाद 28 साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं लैंस फंड नामक एक द्वीप जो चारों ओर पानी से घिरा है। कोई इसके अंदर जा या बाहर आ नहीं सकता। इस कारण बचे हुए लोग द्वीप के अंदर एक छोटे से गांव में रहते हैं और वे वहां सुरक्षित हैं। इस द्वीप पर जो रहते हैं वे सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। चारों ओर समुद्र होने के कारण वे ज्यादातर समय मछली पकड़कर गुजारा करते हैं और बीच बीच में शिकार भी करते हैं। यहाँ हम 12 साल के स्पाइक को देखते हैं जो अपने पिता जेमी के साथ रहता है। उसकी माँ का नाम आयला है जो काफ़ी बीमार है। हालांकि उसे क्या हुआ है ये अभी तक किसी को नहीं पता। जेमी, जो एक ब्रिटिश आदमी है, स्पाइक को शिकार के लिए लेकर जा रहा था। ये बात जानकर स्पाइक की माँ आयला जेमी पर गुस्सा हो जाती हैं। वो जेमी को डांटती हैं कि वो कैसे उसे लेकर जा सकता है। तब स्पाइक अपनी माँ को समझाता है कि वो शिकार पर नहीं, स्कूल जा रहा है। दरअसल वो माँ को बेवकूफ़ बनाता है। इससे उसकी माँ शांत हो जाती है और स्पाइक अपने पिता के साथ निकल जाता है। उनके घर में सैम नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति भी रहते हैं। वे भी उनके साथ ही काम करते हैं और रहते हैं। स्पाइक अपने पिता के साथ घर से बाहर निकलता है। बाकी सब स्पाइक का स्वागत करते हैं और उसकी पहली शिकार यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जंगल में शिकार के लिए जाने से पहले स्पाइक को सब नियम कानून और सुरक्षा के बारे में बताया जाता है। उन्हें साफ कर दिया जाता है कि गेट के बाहर जाने के बाद वे किसी के अपने नहीं हैं। अगर जंगल में खो जाता है तो कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। हालांकि स्पाइक पहले से ही सब नियम जानता था। स्पाइक अपने पिता के साथ निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वे जहां रहते हैं वहां समुद्र के अंदर एक गुप्त रास्ता है। जब समुद्र का पानी कम हो जाता है तभी वो रास्ता दिखाई देता है। उस समय वे उस रास्ते से पार होकर मुख्य भूमि पर पहुंचते हैं। लेकिन जल स्तर बढ़ जाने पर रास्ता पूरी तरह डूब जाता है और कोई उसे पार नहीं कर सकता। इसलिए पानी कम होते ही वे जल्दी से रास्ता पार करके मुख्य भूमि पर पहुंच जाते हैं। स्पाइक पहली बार इस जगह पर आता है और इतनी बड़ी जगह देखकर थोड़ा डर भी जाता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि यहाँ कुछ गांव भी हैं, लेकिन उन्हें उन गांवों से दूर रहना होगा। इसके बाद वे दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल में घुसते ही वे एक ज़ॉम्बी देखते हैं जो ज़मीन पर रेंग रहा था। स्पाइक के पिता उसे कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी केवल रेंग कर शिकार करते हैं, वे दौड़ नहीं सकते, इसलिए उनसे ज़्यादा खतरा नहीं है। उनकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है, इसलिए मारने के लिए सीधे गले पर तीर मारना पड़ता है। जेमी स्पाइक से कहता है, अब तुम अपना पहला शिकार करो। स्पाइक धनुष निकालकर ज़ॉम्बी के गले में तीर मारता है। ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। लेकिन वहां और भी ज़ॉम्बी थे जिन्हें उसके पिता मार देते हैं। इस तरह स्पाइक का पहला शिकार सफल होता है और वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वे और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि बहुत सारे जानवर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य वे पहली बार देखते हैं। चलते चलते स्पाइक और उसके पिता एक पुराने घर पर पहुंचते हैं। उन्हें वहां से कुछ जरूरी चीजें लेनी हैं, लेकिन घर के अंदर उन्हें कोई काम की चीज नहीं मिलती। तभी एक कमरे से आवाज आती है। दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं कि एक आदमी उल्टा लटका हुआ है, जिसे कुछ कौवे नोच रहे थे। आदमी तब भी जिंदा था, हालांकि वो संक्रमित यानी ज़ॉम्बी बन चुका है। जेमी तब स्पाइक से कहता है, इसे तीर मारो, लेकिन स्पाइक डर जाता है और ये काम नहीं कर पाता।
जब जेमी बार बार कहता है, तब स्पाइक हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी आदमी को तीर मार देता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वे वहां से निकलकर जंगल के और अंदर जाने लगते हैं। जंगल में वे कुछ लाशें देखते हैं जो बहुत खराब हालत में थीं। जेमी आसपास देखकर समझ जाता है कि ये काम किसी सामान्य ज़ॉम्बी का नहीं, बल्कि रेज वायरस का है। जब किसी के अंदर रेज वायरस प्रवेश करता है तो वो सामान्य ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इस तरह के ज़ॉम्बी सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं होते, वे सोच भी सकते हैं। इसलिए जेमी स्पाइक से कहता है, हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद वे चलते चलते एक खुले मैदान पर पहुंचते हैं। उन्हें वो मैदान पार करना है। तभी वे देखते हैं कि सामने से कुछ अल्फा ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। वे चल, दौड़ और इंसानों का पीछा कर सकते हैं। जेमी कहता, हमें इनसे बचकर वापस जाना होगा। वे जल्दी से पीछे मुड़ते हैं, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। जेमी चलते चलते कुछ ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन स्पाइक अभी इतना अनुभवी नहीं है कि वो चलते चलते कोई ज़ॉम्बी को मार सके। इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। उन्हें दोनों को एक घर दिखाई देता है, इसलिए वे जल्दी से उस घर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जेमी भी वहां तीर धनुष से काफी ज़ॉम्बी को मार देता है। इसके बाद किसी तरह वे दोनों उस घर के अंदर छिप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। जेमी कहता, आज रात हमें यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि बाहर जाने पर अल्फा ज़ॉम्बी हमें खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ द्वीप के सब लोग स्पाइक और उसके पिता का इंतजार कर रहे थे। स्पाइक पहली बार घर से बाहर गया है, इसलिए सब उसका स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन स्पाइक और उसके पिता जेमी अभी तक वापस नहीं आए हैं, क्योंकि वे अभी भी उस घर के अंदर छिपे हैं। उन्हें लगता है कि अल्फा ज़ॉम्बी उन्हें देख रहे हैं, यानी वे नीचे कहीं छिपे हैं और केवल उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जेमी कहता है कि रात यहीं गुजारनी होगी। तभी स्पाइक दूर एक आग जलते देखता है। वो अपने पिता से पूछता, पिताजी ये क्या है? उसके पिता कहते, मुझे भी नहीं पता ये आग कौन जला रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं कभी दक्षिण की तरफ नहीं गया। रात में जेमी और स्पाइक सो जाते हैं, लेकिन बाहर कुछ जानवर उस घर के पास से दौड़ रहे थे, जिसकी वजह से पुरानी बिल्डिंग कांपने लगती है। घर बहुत पुराना था, इसलिए वो टूटने लगता है। तब स्पाइक और जेमी जल्दी से बाहर भागते हैं और उनके बाहर निकलते ही पूरी बिल्डिंग टूटकर गिर जाती है। जेमी कहता, हम अब यहाँ नहीं रुक सकते, हमें घर वापस जाना होगा। लेकिन समस्या ये है कि तब तक पानी का स्तर ऊपर उठ चुका था। जेमी कहता, पानी अभी भी घुटनों तक ही है, हमें किसी तरह पार करना होगा। दोनों दौड़कर समुद्र के पास पहुंचते हैं, जहां वे वो रास्ता देखते हैं और वे उसे पार करना शुरू करते हैं। वे सुरक्षित पार होने के बाद दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार वे घर वापस आ गए। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि एक ज़ॉम्बी तेजी से उनकी ओर दौड़ रहा है। ये देखकर दोनों ही घबरा जाते हैं और जल्दी से घर की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। ज़ॉम्बी उनसे भी तेज दौड़ता है। रास्ते में स्पाइक गिर जाता है। दोनों के पास अभी कोई तीर धनुष नहीं है, इसलिए वे लड़ भी नहीं सकते। लेकिन किसी तरह दोनों घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं और चिल्लाकर मदद मांगते हैं। तब उनके साथी जाग जाते हैं और ज़ॉम्बी के हमला करने से पहले ही उसे मार डालते हैं। इसके बाद जेमी और स्पाइक को घर के अंदर लाया जाता है। इस तरह उनकी जान बच जाती है। ये उनका मुख्य भूमि का पहला अनुभव था। स्पाइक के लिए तो ये और भी खास था, क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकला था। इसलिए उसके लिए एक पार्टी का आयोजन किया जाता है और सब जश्न मनाते हैं। पार्टी के समय स्पाइक देखता है कि उसके पिता एक लड़की के साथ जा रहे हैं और वे दोनों काफी करीब आ जाते हैं। स्पाइक जब अपने पिता को दूसरी लड़की के साथ देखता तो वो दुखी होता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। उनके घर में सैम नाम के जो बुजुर्ग आदमी रहते हैं, स्पाइक उनसे बात करता है और कहता है, मैं सिर्फ देखने आया हूं मेरी माँ कैसी है। सैम कहता है, ये पार्टी तुम्हारे लिए थी, तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए। स्पाइक तब सैम को बताता है कि उसने जंगल में एक जगह पर आग जलते देखी थी, लेकिन वो नहीं जानता कौन उस आग को लगा रहा था। सैम तब कहता है, वो आग डॉक्टर कैल्सन नाम का एक आदमी लगा रहा होगा, क्योंकि वो 30 साल पहले मेरा दोस्त था, लेकिन किसी कारणवश वो जंगल में रह गया था और मैं यहाँ आ गया। मैंने नहीं सोचा था कि वो अभी भी जिंदा होगा। सुबह जेमी घर वापस आता है। तब स्पाइक अपने पिता पर गुस्सा करता है। वो कहता है, आप तो दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताते हैं, माँ की तो आपको कोई चिंता ही नहीं है, बस हमें अकेला छोड़ दीजिए।
स्पाइक ये भी कहता है कि उसके पिता डॉक्टर कैल्सन के बारे में भी झूठ बोले हैं। हो सकता है वो डॉक्टर उनकी माँ का इलाज कर पाए। जेमी कहता है वो डॉक्टर नहीं, वो एक पागल आदमी है। हमने उसे एक बार देखा था जब वो लाशें जला रहा था। उसने हमें देखा था, लेकिन हम डर के वहां से भागकर आ गए थे। इसके बाद सुबह स्पाइक जानबूझकर एक जगह पर आग लगा देता है और सबको कहता है कि आग बुझानी होगी। इसलिए जो गेट पर सुरक्षा दे रहे थे वे भी आग बुझाने के लिए वहां दौड़कर जाते हैं। तब स्पाइक चुपके से किसी को बिना बताए अपनी मां को उठाता है और मुख्य भूमि की तरफ निकल पड़ता है। वो अपनी मां से कहता है, एक डॉक्टर हैं जो तुम्हारा इलाज कर पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा रहा हूं। इस तरह स्पाइक और उसकी मां एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। शाम होने लगती है, इसलिए स्पाइक और उसकी मां एक पुराने टूटे फूटे घर खंडहर में शरण लेते हैं। स्पाइक अपनी मां से कहता है, तुम आराम करो, मैं पूरी रात पहरा दूंगा, और वो पहरेदार बनकर बैठ जाता है। लेकिन स्पाइक अभी छोटा बच्चा है, इसलिए रात को उसे नींद आ जाती है और वो भी वहीं सो जाता है। इस इलाके में कुछ ज़ॉम्बी भी थे जो रेंग कर चलते थे। रात को में ज़ॉम्बी उस खंडहर के पास आते हैं। तभी स्पाइक की मां अचानक एक ज़ॉम्बी पर हमला करती है। सुबह जब वह जागती है तो उसे याद नहीं रहता कि उसने कैसे ज़ॉम्बी को मारा था। मतलब वो कुछ बातें याद रख पाती है और कुछ भूल जाती है। दूसरी तरफ मुख्य भूमि पर कुछ सैनिक ज़ॉम्बी को मारने के लिए आने लगते हैं। वे बहुत सारे ज़ॉम्बी को गोली मारकर खत्म कर देते हैं, लेकिन लड़ाई के समय बहुत सारे सैनिक भी संक्रमित हो जाते हैं, यानी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सिर्फ एक सैनिक एरिक बचता है जो किसी तरह वहां से भाग जाता है। अब स्पाइक और उसकी मां अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे फसलों के खेतों के बीच से गुजरते हैं। स्पाइक की मां उसे ही अपना पति कहकर बुला रही थीं, क्योंकि उसका मन अभी भी भ्रमित है, वह कुछ नहीं याद रख पा रही है। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी ओर आता है जो दरअसल जिम है। इस मूवी फ्रैंचाइजी के पहले भाग में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए अब वो भी ज़ॉम्बी हो गया है। स्पाइक इस ज़ॉम्बी को मार देता है। इसके बाद वे दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इसलिए स्पाइक और उसकी मां दौड़कर एक गैस स्टेशन में छिप जाते हैं। लेकिन वहां चारों ओर गैस फैली थी और ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए आकर हमला करने वाले थे। ठीक तभी वो बचा हुआ सैनिक एरिक वहां आता है और गोली चलाता है। गैस होने के कारण एक बड़ा विस्फोट होता है। सब ज़ॉम्बी मर जाते हैं। स्पाइक और उसकी मां किसी तरह बच जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। अब वो सैनिक भी उनका साथ देता है। सैनिक बचाता, मैं स्वीडन से आया हूँ। हम अक्सर यहाँ ज़ॉम्बी मारने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मेरी पूरी टीम मर गई है। मैं ही सिर्फ बचा हूँ। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। वे बात करते करते आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर वे एक जगह आराम करते हैं। स्पाइक अपने साथ बहुत सारे सेब लाया था, जो वो सैनिक को दे देता है। सैनिक के पास एक फ़ोन भी था। स्पाइक पहली बार फ़ोन देखा था, इसलिए उसे ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो कुछ नहीं समझ पाता ये क्या चीज़ है। स्पाइक तब सैनिक से कहता है, मेरी माँ को स्वास्थ्य की समस्या है, मैं उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो डॉक्टर से मिलने के बाद मैं तुम्हें अपने द्वीप पर ले जा सकता हूँ, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक ट्रेन देखते हैं। ट्रेन के अंदर से ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही थी। स्पाइक की मां ट्रेन के अंदर देखने जाती हैं और देखती हैं कि एक ज़ॉम्बी वहां गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने वाली है। अब स्पाइक की मां उस ज़ॉम्बी की मदद करती हैं और वो ज़ॉम्बी एक स्वस्थ बच्चा प्रसव करती है। आश्चर्यजनक रूप से बच्चा बहुत स्वस्थ था। जब ज़ॉम्बी उन पर हमला करने वाली थी, तभी सैनिक उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर मार देता है। सैनिक कहता है, इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन आयला बच्चे को छोड़ने से इनकार करती हैं। ठीक तभी अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है, जो सैनिक को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। ये देखकर स्पाइक और आयला को जल्दी से वहां से भागना पड़ता है और अब वो ज़ॉम्बी स्पाइक और उसकी मां का पीछा करता है। स्पाइक उस ज़ॉम्बी पर बहुत तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर तीर का कोई असर नहीं पड़ता। ज़ॉम्बी जब उन दोनों को लगभग मारने ही वाला था, तभी एक आदमी वहां आता है। वो ज़ॉम्बी को एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है। तब पता चलता है कि वो आदमी डॉक्टर कैल्सन है, जो इस इलाके में रहता है। डॉक्टर कैल्सन उन दोनों से कहते, ज़ॉम्बी के होश में आने से पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद वो स्पाइक और आयला को अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं, जहाँ वो अकेले रहते हैं। उस जगह पर डॉक्टर ने हड्डियों से बनी कुछ चीज़ें और बहुत सारी खोपड़ियाँ रखी थीं। वो कहते, मैं यहीं रहता हूँ,
बहुत दिनों बाद तुम ही पहले इंसान हो जो मुझसे बात कर रहे हो, वरना यहाँ सिर्फ ज़ॉम्बी ही दिखाई देते हैं। तब स्पाइक डॉक्टर से कहता है कि उसे अपनी माँ का इलाज करवाना है। डॉक्टर कैल्सन कहते, मेरे पास कोई सही यंत्र या सामान नहीं है जिससे मैं जांच कर सकूं कि तुम्हारी माँ को क्या बीमारी हुई है। स्पाइक तब बताता, रास्ते में एक ज़ॉम्बी बच्चा प्रसव किया था। इस बच्चे को मेरी माँ ले आई हैं और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर कैल्सन कहते, इस बच्चे को दूध की ज़रूरत होगी, सिर्फ पानी से ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगा। इसके बाद डॉक्टर कैल्सन आयला की जांच करना शुरू करते हैं। काफी देर जांच करने के बाद वो आखिरकार कहते हैं, तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है और मुझे लगता है उनके पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। तब स्पाइक की माँ उसे कहना शुरू करती हैं कि उसे पहले से ही लग रहा था कि उसे कैंसर हो सकता है, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई और तुम्हें ये बात कहे, मैं खुद के मुंह से नहीं कह पाई। ये सच्चाई जानने के बाद स्पाइक बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसकी माँ अब सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। डॉक्टर कैल्सन स्पाइक को समझाते हैं। वो कहते हैं, इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन मरना ही होगा। कोई जल्दी चला जाता है और कोई देर से जाता है। तुम्हारी माँ के लिए इतना दुखी नहीं होना चाहिए, ये जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। स्पाइक की माँ उसे गले लगाकर कहती हैं, चिंता मत करो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद डॉक्टर कैल्सन आयला को एक अलग जगह पर ले जाते हैं, यानी वो उसे मार डालते हैं। कुछ देर बाद वो आयला की खोपड़ी के साथ वापस आते हैं और स्पाइक से कहते हैं, इस खोपड़ी को उस जगह पर रखो जहां तुम्हें लगता है यही उसका असली स्थान है। तब स्पाइक अन्य खोपड़ियां रखी हैं ऐसी सब चीज़ों के ऊपर अपनी माँ की खोपड़ी सबसे ऊपर रख देता है। ठीक तभी वो ज़ॉम्बी फिर से होश में आता है, जिसे पहले बेहोश किया गया था। तब स्पाइक और डॉक्टर कैल्सन छिप जाते हैं। ज़ॉम्बी डॉक्टर कैल्सन को पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइक सही समय पर कार्रवाई करता है और ज़ॉम्बी को फिर से बेहोश कर देता है। इस तरह डॉक्टर की जान बच जाती है। डॉक्टर कैल्सन फिर से स्पाइक से कहते हैं, इस बच्चे को ले जाओ और अपने द्वीप पर वापस जाओ। तब स्पाइक निकल पड़ता है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाता। वो जंगल के अंदर ही रह जाता है और बच्चे को एक गेट पर टांग देता है ताकि लोग उसे देख सकें। द्वीप पर रहने वाले लोग बच्चे को देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि इस बच्चे को स्पाइक ही छोड़कर गया है। जब स्पाइक के पिता जेमी ये बात जानते हैं तो वो जल्दी से मुख्य भूमि की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन समुद्र का जल स्तर बढ़ जाने से वो पार नहीं कर पाते। अब हम स्पाइक को देखते हैं, जो एक जगह पर अकेला बैठा है। अब वो जंगल में अकेला रहेगा और मुख्य भूमि के और अंदर जाने का इरादा करता है, लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं। स्पाइक कुछ ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तब देखता है कि रास्ता बंद है। ठीक तभी वहां कुछ लोग आते हैं। उनमें एक लड़का था जो बहुत सारे सोने के गहने पहने था, और उस लड़के का नाम था जिमी। ये वही जिमी है जिसके पिता चर्च के पादरी थे और जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया था। सिनेमा की शुरुआत में जिमी आज भी वो क्रॉस पहने हुए है। जिमी स्पाइक से कहता, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके साथ उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। तभी ज़ॉम्बी भी वहां आते हैं, लेकिन जिमी के दोस्त सब ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। इसके बाद जिमी स्पाइक से पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? स्पाइक हाँ कह देता है और वो उन सब के साथ निकल पड़ता है, और इसके साथ ही मूवी की कहानी यही खत्म हो जाती है। তো সবশেষে এই মুভিটা দেখে আমরা বুঝলাম যে পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন, মানুষ চাইলে সব বাধা পার করতে পারে। পৃথিবীটা বদলে গেলেও টিকে থাকার লড়াইটা আসলে কখনো থেমে থাকে না। মুভিটা আমাদের শেখায় যে বিপদের সময় একা না হয়ে বরং সবাইকে সাথে নিয়ে চললে যে কোনো কঠিন পথ পাড়ি দেওয়া সহজ হয়। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা, বাই বাই।